तो कैसे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ाई में तो मस्ती से लगे होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। बुक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं और एक ज्योग्राफी का बुक सॉल्यूशन भूगोल का है। आपको बताते चले सामाजिक विज्ञान का भूगोल है, इसमें बुक सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी बुक का आप देखिएगा तो एक पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन और एक से लेकर के लास्ट तक, यानी शुरू से लास्ट तक आपको मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा इसमें मिल जाएगा। पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिलेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, कभी भी आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिए तो एकदम एनसीईआरटी का बुक का याद कीजिए, नहीं तो अभी मॉडल सेट अगर निकल गया तो मॉडल सेट बिल्कुल आप लोग लीजिए। बिल्कुल अभी निकला हुआ है तो मॉडल सेट आप लोग शुरू कर दीजिए, उसको पढ़ना बिल्कुल शुरू कर दीजिए, उससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। तो ये आप बिल्कुल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से। अभी का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, शुरुआत नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन आपका मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में 2001 में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्रों पे वन का विस्तार था 2001 में। 2001 की बात करता है तो 2001 में अगर जानेंगे तो भौगोलिक क्षेत्रों पे ये 19.27% 19.27% भौगोलिक क्षेत्रों पे क्या था, वन का विस्तार था। क्लियर। आगे अगर हम लोग चलेंगे तभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में देखेंगे, कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान की बात कर रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितने परसेंट है। भी वर्तमान में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितने परसेंट वन का विस्तार है। तो इसका हम लोग जानेंगे, जो आपका राइट आंसर होगा 20.25%। कितना परसेंट हो, 20.25%। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा कि 20.55% आपका वन का विस्तार है। 20.55% है जो भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। क्लियर। आगे अगर हम लोग देखें कि बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है जो अभी मौजूद है वर्तमान काल में। तो वर्तमान में अगर समझेंगे तो इसका भी हम लोग देखते चलेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 5%, बहुत कम है। आपको बता दें कि बिहार एकदम अत्यंत पिछड़ा हो गया जब से हमारा भारत जो में बिहार जो है जब से हमारा टुकड़ा हुआ है, ये बंगाल टुकड़ा हुआ सबसे पहले में बंगाल बंटवारा हुआ 1912 ईस्वी में, उसके बाद 1935 ईस्वी में आपका बंटवारा हो गया उड़ीसा, और फिर झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। तब से बिहार वन के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ गया है, यानी 5% हो गया। कितना परसेंट हो गया है, 5% हो गया। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि ये हमारा बहुत कम है, 5%। कितना परसेंट है, 5%। आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूर्वी और उत्तरी, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के दोनों के कोना में होता है पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि 188 आदिवासी जिले में कुल क्षेत्र का, कुल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन का विस्तार है, कितना परसेंट वन का फैलाव है। तो इसके बारे में अगर हम लोग जाने तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि ये पूरा का पूरा कितना है, 60.11% है। कितना है, 60.11% है जो वनों का फैलाव है पूर्वोत्तर 188 जिला में। आगे अगर बात करें हम लोग तो छठा नंबर देखेंगे क्वेश्चन। छठा नंबर क्या कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से, याद रखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वन को कितने भाग में बांटा गया है, भैया वन कितने प्रकार के हैं। तो इसकी अगर बात करें तो हम लोग ये जानेंगे कि वन का प्रकार जो है, जो कितना परसेंट प्रकार है, 5 प्रकार है। कितना प्रकार है, 5 प्रकार है। याद रखिएगा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से भारत में कुल जो वन की संख्या प्रकार है वो 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। क्लियर। जिसके बारे में हम लोग जानते भी हैं, पहला नंबर है अत्यंत सघन वन, उसके बाद सघन वन, और उसके बाद हम लोग जानते हैं खुले वन, उसके बाद होता है झाड़ियां, और लास्ट में मैंग्रोव या हम लोग तटीय वन के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो ये देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1991 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन के क्षेत्र है जो कृषि भूमि में परिवर्तन हो गया, यानी कि बदल गया। वन था, वन से वो खेती गृहस्थी में यूज होना शुरू हो गया वो जमीन को, तो वन वाले जमीन को खेती गृहस्थी में यूज होना शुरू हो गया। कब से, 1951 से लेकर 1980 के बीच में कितना वर्ग किलोमीटर में हुआ है। तो ये बिल्कुल हम लोग अगर जाने तो 26,200 किलोमीटर, 26,200 किलोमीटर, 200 वर्ग किलोमीटर जो है भूमि जो वन से कृषि वाले क्षेत्र में यानी खेती वन में परिवर्तित हो गया, बदल गया है।
क्लियर। चलिए अगर आगे हम लोग देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संविधान की धारा ये किस संबंध है बाबू, ये किससे संबंध है? संविधान में 21 जो धारा है, धारा 21 ये किससे संबंधित रखता है? तो इसमें अगर हम लोग जाने तो ये देखेंगे कि वन जीव तथा प्रकृति संसाधनों के संरक्षण में आते हैं। वन जीवों तथा प्रकृति संरक्षणों के संविधान संसाधनों के क्या में रखता है? संरक्षण रखता है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या कहता है जी, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक एओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था, यहाँ पर वन का विस्तार था। तो इसके बारे में जाने कि एओ याद रखिएगा, एओ वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में पूरे दुनिया के कितने भूमि पर वन का फैलाव था, विस्तार था। तो अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए तो 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर जो था वन का विस्तार था पूरे दुनिया में, पूरे विश्व भर की बात किया जा रहा है। आगे अगर बात करेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है जो कहता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 ईस्वी में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन में हुआ था, यानी कौन सा कन्वेंशन हुआ था 1968 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो गया अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन इसका राइट आंसर होगा। आगे की अगर बात किया जाए तो अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो आपको बता दें घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ, इसमें से जो राइट आंसर होगा ये डॉल्फिन होगा, केवल भारत में पाया जाता है और कहीं पे नहीं पाया जाता। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो ये हम लोग देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये आपके लिए देखिए वीवीआई में है क्योंकि ये सब हमेशा पूछा गया है और एनसीईआरटी के जितना क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। आप लोग टोटल का टोटल बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चुकने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको 90% पूछा जाएगा और 2-4% आपको बुक में से निकाल कर पूछा जाता है, लेकिन 90% प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन में से पूछा जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन यानी बुक सॉल्यूशन में से आपको पूछा जाएगा, तो बुक सॉल्यूशन बिल्कुल लेके चलिएगा सारे के सारे। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, हंस है, मयूर है या तोता है? तो इसका मयूर हो जाएगा, मयूर यानी कि मोर जिसको हम लोग बोलते हैं। कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है यानी कि मयूर है, मयूर को ही मोर कहते हैं हम लोग। क्लियर। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला नंबर में देखेंगे कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार, मैंग्रोव वन हम लोग बोलते हैं तटीय वन को। मैंग्रोव वन किसको बोलते हैं? तटीय वन को मैंग्रोव वन बोलते हैं। और एक कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है, सुंदरबन में है, या पश्चिमी तटीय प्रदेश में है, या पूर्वोत्तर राज्य में है। तो आपको बता देते हैं सबसे ज्यादा जो घना, अत्यंत घना वन आता है वो अंडमान निकोबार में आता है। कहाँ आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अत्यंत घने वन आते हैं, क्योंकि वहां 70% से अधिक यानी 90% प्लस 90.3% जो है वो वन का विस्तार है। क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन की बात कर रहा था, मैंग्रोव वन आपका सुंदरबन में आया जाएगा। क्या में आएगा? सुंदरबन जो डेल्टा है वहां पर आपको सुंदरबन में ही मैंग्रोव वन के बहुत ज्यादा विस्तार आपको मिलता है पूरे भारत में। आगे अगर बात करें कि टैक्सोल का उपयोग होता है बाबू, टैक्सोल का उपयोग किस चीज में होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है, टीबी के लिए होता है? कौन सा ऐसा रोग है जिसको निवारण करने के लिए मैं टैक्सोल का यूज किया था, उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कैंसर होगा। क्या होगा? कैंसर इसका राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से था, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? तो चरक का जो संबंध है वो भारत से है। किससे है? भारत से। चरक का संबंध भारत देश से है। चरक का संबंध किससे है? भारत देश से चरक का संबंध है। क्लियर। आगे अगर बात करें तो बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में वन संपदा का वर्तमान स्थिति का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहां से हम लोग जानते हैं कि ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन आया था यहाँ से।
यहाँ से जितना क्वेश्चन आएगा लघु तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म आपका हो गया, यहाँ से हम लोग लघु तरीय क्वेश्चन जानेंगे, और लघु तरीय क्वेश्चन में प्रश्न उत्तर दोनों हम लोग क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद दीर्घ तरीय क्वेश्चन भी आपके लिए जरूरी है, वो भी हम लोग देखते चलेंगे। लघु तरीय पहले देख लेते हैं। लघु तरीय बिल्कुल क्या कहता है कि बिहार में वन संपदा, बिहार में वन के जो संपत्ति है उसमें वर्तमान के स्थिति का वर्णन करना है कि वर्तमान समय में बिहार में वन कितना है और कैसी स्थिति चल रहा है यहाँ का, तो ये भी हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर पहले देख लीजिए। कहता है कि बिहार विभाजन, बिहार विभाजन मतलब बिहार का जब बंटवारा हुआ, आपको बता दें कि बिहार का बंटवारा सबसे पहले तो हम लोग पश्चिम बंगाल से हुए, जब बंगाल से बंटवारा हुए 1912 ईस्वी में बिहार एक राज्य बन गया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा संपत्ति था, और जितना जो खनिज वगैरह का यहाँ जो संपत्ति है ये सारा का सारा फिर बंटवारा होना शुरू हो गया, और 1935-36 में से आपका बंटवारा हो गया उड़ीसा का। उड़ीसा से जब बंटवारा हुआ तो आधा समझिए कि संपत्ति हमारा खत्म हो चला। उसके बाद जब झारखंड 2000 ईस्वी में जब बंटवारा हुआ तो मेन जो असली खनिज था वो भी खत्म हो गया, हमारा बिहार सबसे पिछड़ा में आ गया, और आज तक हमारा बिहार अत्यंत पिछड़ा में जाता है पूरे भारत में। पूरे भारत में अत्यंत पिछड़ा राज्य में आता है हमारा बिहार आता है, और बिहार के लोग इधर उधर जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो खनिज था वो खनिज अब रहा ही नहीं। तो आपको बता दें कि बिहार जब विभाजन हुआ तो बिहार विभाजन के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग खनिज के बारे में बात करें, हम लोग वन के क्षेत्र में भी हम लोग पीछे हो गए हैं, तो वन में भी जानेंगे यही बात कि बिहार जब विभाजन हुआ तब वन का विस्तार बिहार राज्य का दयनीय हो गया। दयनीय मतलब सबसे खराब हो गया, यानी बेकार हो गया, क्योंकि वर्तमान में बिहार की में अधिकतर भूमि जो है कृषि योग है, यानी बिहार के जितना अधिकतर भूमि है वो कृषि योग है, यानी खेती के लिए है। तो इसीलिए आपको बता दें बिहार का जितना जनसंख्या उसमें से लगभग में 75% प्लस लोग कृषि पे आधारित है, कृषि के ही चूज करते हैं, और इसीलिए गरीब बन के रह गया, क्योंकि यहाँ जमीन कम है और जितना जमीन है वो सारे के सारे कृषि होगा, लोग खेती करके यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, इधर उधर काम करने बहुत कम जा रहे हैं। लेकिन हाँ अब धीरे धीरे करके बाहर लोग में जा रहे हैं काम करने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर गरीबी भी है। तो ये देखिए हम लोग जानेंगे कि कृषि योग भूमि है बिहार के वर्तमान में, यहाँ पर बहुत ज्यादा का है कृषि योग भूमि है। मात्र यहाँ पर कितना, मात्र ये 6764.14 हेक्टेयर वन जो है, जो वन बचा हुआ पूरा बिहार में मात्र 6764 हेक्टेयर भूमि जो है जिसमें वन का विस्तार है। बाकी जितना हमारा पूरा बिहार में है वो सारे के सारे कृषि योग, या हम लोग घर बना करके रह रहे हैं, गांव शहर कस्बा वगैरह है। कहता है कि यह भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7% है जो वन विस्तार है बाबू हमारा पूरे बिहार में, यानी अगर 100% अगर बिहार का अगर एरिया हो उसमें से मात्र 7.1% भूमि जो है ये हमारा वन का विस्तार है, बाकी में वन का विस्तार नहीं है। आगे अगर बात करें तो बिहार में 38 जिला है जिसमें से 17 जिला में वन बिल्कुल समाप्त हो गया है, वन है ही नहीं, नाक के बराबर है, जब कुछ मात्रा में है लेकिन समझिए कि नाक बराबर है। कहता है कि बिहार के 38 जिला में 17 जिला से वन क्षेत्र जो है समाप्त हो गया है, बाकी कुछ अगर जिला बचा हुआ है जिसमें पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिले के वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, बाकी किसी का बेहतर नहीं है। कहता है कि जिसका कुछ क्षेत्रफल, कहता है इन सभी का कुल क्षेत्रफल अगर जोड़ा जाए तो 3700 वर्ग किलोमीटर है जिसमें वन का विस्तार है इन सभी जिला में। बाकी अगर जानेंगे कि शेष अब जिला जो बच रहा है ये 17 जिला छोड़ करके, और ये अगर जो हम लोग जानते हैं 2-4 अगर जिला इसमें से लेते हैं तो इन सब जिला को छोड़कर बाकी जो जिला बचता है उसमें बहुत कम मात्रा में वन का फैलाव है। शेष से अवकृत वन क्षेत्र है, यानी बहुत कम है। वन के नाम पर केवल झाड़ और झरकुट बच गए हैं, यानी केवल झाड़ झाड़ी बच गए हैं, वन सिर्फ खत्म हो गया है, कुछ ही जिला में है जो वन का विस्तार ही बच रहा है। क्लियर? एक क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन का आपका आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे हम लोग तो ये देखेंगे कि वन विनाश के मुख्य कारक को लिखना है, यानी कि वन विनाश हो रहा है, खत्म हो रहा है इंडिया से, इसका मेन कारण क्या है कि वन का इतना ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण जो हम लोग जानेंगे, इसमें कई सारे मुख्य कारण हैं जिसमें हम लोग पहला बात जानेंगे कि निम्न है। पहली बात तो इसमें जानेंगे कि कृषिगत भूमि का फैलाव, कृषिगत यानी कि खेती करने वाला जो जमीन का फैलाव कर रहे हैं जिसके वजह से वन का कटाई हो रहा है और वन की संख्या कम हो रही है, वन का क्षेत्रफल कम रहा है। तो यह सबसे पहली बात में आ जाएगा। दूसरी बात जानेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण, नदी घाटी परियोजना नदी पर जो परियोजना बन रहा है, बांध बनाया जा रहा है, जिसके विकास के कारण
जो है वन का फैलाव जो है वो कमना शुरू हो गया, वो भी एक कारण हो जाता है। आगे जानेंगे पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग करना, तो ये हम लोग के लिए भी मेन कारण होता है, क्योंकि जानवरों के लिए जो चारा हम लोग उपलब्ध करते हैं वो जंगल में से ही लाते हैं, और जंगल में से लाते हैं और साथ में लकड़ी का भी यूज करते हैं जो जंगल के कटाई होता है। तो जंगल के कटाई से लकड़ी अगर यूज करेंगे और चारा अगर लाते हैं, जिसकी वजह से जंगल की संख्या क्या होगी, कमेगी। जंगल के जितना पेड़ पौधा हुआ वो कमेगा और जंगल की क्षेत्रफल भी है कम जाएगी। तो ये भी आपका मुख्य कारण में आता है। आगे अगर मुख्य कारण में हम लोग जाने तो पर्यावरण विशेषज्ञ, जो पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां कहा जाती है, नष्ट हो गई है। एकल वृक्षारोपण का मतलब समझिएगा, एकल वृक्षारोपण का मतलब होता है एक ही प्रकार के वृक्ष का रोपना, एकल वृक्षारोपण होता है। एक ही प्रकार, जैसे आम के लोग रोपते हैं तो खाली आम का ही बागान लगा दिए, सेव का बागान लगा है तो खाली सेव का बागान लगा है, वहां पर मान लीजिए सेव का अगर बागान लगा हुआ है तो वहां पर आम का बागान उसमें वहां पर मिलेगा नहीं, आम का पेड़ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से दूसरा पेड़ खत्म हो जाता है। तो ये आपका होता है कि एकल वृक्षारोपण करने से दूसरी पेड़ की जाति खत्म हो जाती है। जैसे सागवान पेड़ पौधा जो है पैसों के लिए लोग सागवान की खेती करते हैं, जिसके वजह से दूसरा पेड़ पौधा वहां पर नहीं उग पाता है। तब सागवान जो है एकल वृक्षारोपण से दक्षिण भारत में अन्य फसल प्रकृति वन बर्बाद हो गए हैं, यह होता है सबसे मुख्य कारण। साथ में अगर आगे अगर बात करें तो देखिए, लोग भोजन करने के लिए, क्या करने के लिए, भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए एवं आनंद के लिए वन्य जीवों को क्या कर रहे हैं, यहाँ से भगा रहे हैं, और जिसी के वजह से वन भी समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। कहता है कि जीवों का शिकार हो रहा है, जिसके वजह से वन विनाश का एक मुख्य कारण है। तो ये आपका मुख्य कारण हो गया वन को बर्बाद होने का। तो कई सारे कुछ कारण है जो आपको दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए तो हम लोग ये जानेंगे कि वन के पर्यावरणीय महत्व को वर्णन कर रहे हैं, यानी वन के कारण पर्यावरण का महत्व क्या हो रहा है उसके बारे में वर्णन करना है। तो हम लोग उत्तर में अगर जाने तो ये जानेंगे कि वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफर है। वन और वन प्राणी है वो मानव जीवन का प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण हम सफर है, यानी कि हम दोनों एक साथी की तरह है। जब तक जिंदा वन रहेगा और वन प्राणी रहेंगे तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। अगर वन पेड़ पौधा अगर खत्म जंगल तो हम लोग भी मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि पेड़ पौधा तब हमारा वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन बरकरार है, संतुलन बना हुआ है, बैलेंस बना हुए रखा है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो हम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो हम सफर की तरह काम कर रहा है। साथ में कहें कि वन जो है पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा भी कवच है। वन है जो पृथ्वी के लिए कहा है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच कैसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, और ऑक्सीजन आपको बता दें कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या बनता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से एक हमारा परत बनता है, जिसका जो परावैंगनी किरण को क्या करता है, रोक करके रखता है। और उस परावैंगनी किरण जो हम लोग को सूर्य से आता है वो हमें रोक करके रखता है, जो कैंसर का मेन कारक होते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल हम लोग याद रखना चाहिए कि ऑक्सीजन भी हमें जरूरी है, और वो हमें पेड़ पौधा से मिलते हैं, और पृथ्वी का क्या करते हैं, सुरक्षा कवच करते हैं। जैसे कहता है कि यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण घटक रखते हैं। यह जीव मंडल में भी सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित परिस्थिति तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीव के लिए खाद्य ऊर्जा प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। सभी जीवों के लिए जो खाद्य का जो ऊर्जा होता है वो सबसे प्राथमिक अगर स्रोत किया जाए तो सबसे पहला स्रोत जो होता है वो हमारा पेड़ पौधा ही होता है, और पेड़ पौधा प्राथमिक स्रोत होता है क्या चीज का, भोजन करने का। तो ये आपका मेन कारण होता है। चलिए अगर आगे हम लोग जाने तो ये देखेंगे कि वन्य जीवों के ह्रास, यानी कि वन्य जीव जब ह्रास होगा तो उसका 4 प्रमुख कारण का ऊपर उल्लेख करना है, इसमें बताना है। तो देखिए वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख 4 किरण जो है वो आपको निम्नलिखित है, जिसमें पहला अगर बात किया जाए तो प्रकृति आवास। आवास माने घर होता है बाबू, प्रकृति मतलब प्रकृति के द्वारा रहने वाला। कहता है कि प्रकृति आवासों का अतिक्रमण यातायात की सुविधाओं वृद्धि आदि कारणों से जीवों के प्रकृति आवेश का क्या होता है, अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वन जो है और जीवों की समान वृद्धि प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है।
क्या है, वन्य जीव और वन जीव के जो प्रजनन क्षमता है उन सभी में क्या हो रही है, कमी आ रही है। आगे की अगर बात किया जाए तो ये हम लोग जानेंगे कि प्रदूषण जनित समस्या, प्रदूषण जनित जो समस्या है, प्रदूषण हो रही है जो समस्या, तो इसका भी प्रदूषण के कारण जो है ये वन्य जीवों के जिंदा रहने से होता है। यानी वन्य जीव अगर नहीं रहता है तो पॉल्यूशन की समस्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहता है पॉल्यूशन के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। पॉल्यूशन होगा तो वनों के में जो जीवन रहते हैं उन जीवों का समस्या क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी प्रभावित करेगा। आगे अगर बात किया जाए तो आर्थिक लाभ और अनेक वन्य जीवों एवं उनके उत्पाद का उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है। यानी कि रुपया पैसा संपत्ति की अगर बात किया जाए तो उसके लिए भी रुपया पैसा के लिए लोग वन के जीवों को मार दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं यहाँ से, यानी कि उसका भी अति कर रहे हैं। कहता है कि आर्थिक लाभ और अनेक वन्य जीवों एवं उनके उत्पाद के लिए उपयोग आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है। यानी आर्थिक लाभ के लिए उनका मार करके उपयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक हो गया जो वन को खत्म करने का एक कारण होता है, यानी वन्य जीवों को बर्बाद करने का। आगे और चौथा बात अगर जाने तो सब विलुप्तता, जब एक जाति विलुप्त होती है, सब विलुप्तता यानी कि जब एक जाति विलुप्त होती है, खत्म हो जाती है, तब उस पर आधारित दूसरी जातियां भी क्या हो जाती है, विलुप्त होने लगती है। जब एक जाति खत्म हो जाती है तो उसी पे आधारित जो दूसरी जातियां आती है वो भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि अगर घास अगर खत्म हो जाए तो घास को खाने वाला जो जितने जानवर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और जब एक जाति खत्म हुआ तो दूसरा जाति खत्म हुआ, दूसरा जाति खत्म हुआ तो तीसरा जाति खत्म। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम खत्म होंगे, तो हमें भी जो खाने वाला है वो भी जिंदा नहीं रहेगा, वो भी खत्म। तो एक जाति अगर खत्म होगा तो दूसरा जाति खत्म होता है तो तीसरा जाति, ऐसे करके एक वो खत्म होते जाते हैं। यानी कि पूरा संपत्ति जीव जो है वो एक प्रकार के खत्म हो जाएगा। आगे अगर बात किया जाए तो देखिएंगे, कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन जो सुनेंगे कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए कि सहयोग कौन रीति रिवाज है जो इसको हम सहयोग करता है वन और वन्य जीवों का संरक्षण में। पहली बात अगर हम लोग शुरू करते हैं तो ये जाने कि सहयोगी रीति रिवाजों का वन और वन्य जीवों का संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो कौन महत्वपूर्ण योगदान है कि ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप जातियों का प्रयोग करते हैं। यानी 100 से अधिक पादप यानी कि पेड़ वाले जो जाति होते हैं उनका उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं क्योंकि उनका उपयोग करना बहुत अच्छा होता है। इसके वजह से वो पारंपरिक या आप कह सकते हैं रीति रिवाज, इसके वजह से लोग 100 से भी अधिक पेड़ पौधे को लगाते हैं। कहता है कि आदिवासियों को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले क्या होते हैं, पेड़ पौधे को तथा वन्य जीवों से भावनात्मक तथा आत्मीय लगाव होता है, और जिसके कारण वो लोग पेड़ पौधा भी लगाते हैं, चाहे वो खेत गांव के लोग रहे या जो जंगली लोग हैं उनकी बात रहे। कहता है कि वे प्रचलन काल से यानी कि प्रजनन काल में मादा वन पशुओं का शिकार नहीं करते। यानी कि जो अगर कोई प्रजनन काल में हो, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट हो, गर्भवती हो महिला या कोई भी, तो वो जो हो मादा वो वन का या पशुओं का शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं। वन संसाधनों का जो प्रयोग हो वो चक्रीय पद्धति से करते हैं और वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख रखाव में उनका प्रवेश नहीं करते। सुरक्षित रख उनमें से प्रवेश यानी कि अंदर जाने से बिल्कुल प्रवेश नहीं करते कि उसमें जाएंगे तो क्या होगा, उसका हरास होगा, और उसको हरास होने से यानी खराबी होने से उसमें वो नहीं जाते, प्रवेश नहीं करते, बाहर से ही बाहर काम चलाते हैं। क्लियर? चलिए ये इसका कुछ मुख्य काम था। बाकी अगर अगले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखेंगे चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन आपके लिए मुख्य VVI में आप कह सकते हैं या आपको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दीजिएगा। चिपको आंदोलन ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में एक सुंदरलाल बहुगुणा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका संचालन किया यानी कि शुरुआत किए थे। कहता है कि उत्तर प्रदेश के टेहरी नाम का एक गांव है, वहां के सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही इसका शुरुआत किए थे और ये कई सारे देश ने इसको अपनाया। चिपको आंदोलन को इतना ज्यादा फेमस हुआ, वृद्धि हुआ। कहता कि बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजाति, अनपढ़ जो जनजाति जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
उनके द्वारा 1972 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू किया गया जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। जिसको क्या कहा गया? चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में होता क्या है कि स्थानीय लोग ठेकेदारों को, ठेकेदार मतलब जो पेड़ काटने वाले जो ठेकेदार होते हैं उनको कह सकते हो कि जो पेड़ काटने वाले जो ठेकेदार हैं उनको हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देख करके उसे बचाने के लिए अपने आगोश में ले लेते थे, यानी कि उससे चिपक जाते थे कि जब तक हमको काटो उसके बाद पेड़ के काटोगे, तो इस तरह से चिपक जाते थे, यानी कि उसको अपने आगोश में घेर लिया करते थे और रक्षा करते थे। और इसे कई देशों ने भी स्वीकार किया था कि इसे बहुत अच्छा है, पेड़ पौधे को बचाने का सबसे अच्छा उपाय है, तो इसलिए सभी लोग उसको माने और ज्यादा बढ़ोतरी भी किया गया, जिसकी वजह से पेड़ पौधों में भी कमी आई कटाई में। क्लियर? तो ये चिपको आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण बात रखता है, तो इसके लिए याद रखिएगा। आगे अगर बात करें हम लोग तो ये देखेंगे कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो आपको बता दें कि हिमालय यब यानी कि चीड़ प्रकार के एक सदाबहार वृक्ष जिसको टेक्स बेनकेटा कहता है कि टेक्सस बेनकेटा एवं टी ब्राहीफोलिया नाम का एक पेड़ है, सदाबहार जो होता है, जो सब हमेशा हर टाइम में वो बिल्कुल हरा भरा होता है, उसे सदाबहार वन कहते हैं हम लोग, ये वृक्ष कहते हैं। तो उस तरह से होते हैं। कहता है कि उस हिमालय में जो उगता है वह एक औषधीय पौधा है। वह एक ऐसा पौधा होता है, औषधीय पौधा होता है, जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहता चीड़ के छाल पत्तियां टहनियां और जड़ों से टेक्सोल नाम का रसायन निकाला जाता है। टेक्सोल नाम के क्या निकाला जाता है? रसायन निकाला जाता है, केमिकल निकाला जाता है, जिसे कैंसर रोधी, जो कैंसर के जो रोगी होते हैं, रोधी औषधि बनाई जाती है। कैंसर रोधी मतलब कह सकते हैं कि कैंसर को दूर भगाने वाला एक औषधि दवाई बनाया जाता है। कहता है कि यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है, यानी कैंसर जिसको हो गया है उसको बेचे जाने वाले कैंसरों के लिए, जिसको कैंसर वाला जो रोगी है उन रोगियों को बेचने जाने वाले सब बहुत अच्छे ये अथी है, औषधि है। क्लियर? चलिए आगे अगर बात किया जाए तो यानी कि 10 लुप्त होने वाली पशु पक्षियों का नाम लिखिए जो लुप्त होने वाली है। तो कहता है कि देखिए एशियाई चीता है जो लुप्त होने वाली में आती है, उसका गुलाबी सिर वाला बतख, डोडो पक्षी एक होते हैं जिसमें गिद्ध एगो आता है बाबू, जो भारत से क्या हो गई है, लुप्त होने के कगार पे, समझिए कि लुप्त ही हो गया है। उसके बाद थाईसीन जो है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। उसके बाद ऑस्ट्रियस सिकाऊ रूस में क्या है। उसके बाद शेर की 3 प्रजातियां, बाली, जवान और कास्पियन, अफ्रीका में पाया जाता है। उसके बाद कस्तूरी मृग यानी कि हिरन जो है कस्तूरी, वो भी, और साथ में चीतल, ये सारे हैं जो समझिए कि खत्म होने के कगार पे है। नाक के बराबर कहीं कहीं एक आध को आपको मिलेगा, लेकिन नाक के बराबर आपको मिलेगा नहीं मिलता है। तो ये सब क्या है, विलुप्त होने वाले पक्षियों का नाम है। क्लियर? चलिए आगे अगर हम लोग देखें तो ये भी देखेंगे। कहता है कि वन्य जीवों के ह्रास में पॉल्यूशन जनित समस्या पर अपना विचार स्पष्ट करना है। देखिए परावैंगनी किरण, आपको बता दें कि परावैंगनी किरण जो होते हैं, परावैंगनी जो सूर्य से आने वाली एक किरण होता है जिसे हम लोग परावैंगनी किरण कहते हैं, और इसका जो बैगनी रंग से थोड़ा सा हल्का ज्यादा क्या होता है, इसका अति होता है, प्रकाश का परिकिरण होता है। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि देखिए परावैंगनी किरण अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव का प्रमुख प्रदूषक है, जिन्होंने वन जीवों को क्या किया है, काफी ज्यादा प्रभावित किया है। और इसके अलावे वायु यानी कि हवा, जल और मृदा पॉल्यूशन के कारण वन एवं वन जीवों का क्या हुआ है, जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे इसकी प्रजनन क्षमता क्या हो गई है, प्रभावित हो गई है। प्रजनन क्षमता यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि करने वाली जो क्षमता होती है वो सारे प्रभावित हुए, कमी हो कर दिया है। कहता है फलस्वरूप यानी कि इसके रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे वन्य जीव संकटग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि संकटग्रस्त इतना हो जाते हैं कि उनको लुप्त होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। वो एक समय ऐसा आता है कि वो लुप्त हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अगर आगे हम लोग बात करें तो ये भी देखेंगे क्या कहता है, सुनिए कि 10 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम लिखिए और क्षेत्रफल तथा
प्रांतों का भी नाम लिखना है, क्षेत्रफल का भी नाम लिखना है, प्रांत का नाम लिखना है। सबसे पहले अगर बात करें तो नीलगिरी और एक मानस होता है। अगर इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह 5520 वर्ग किलोमीटर, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिल जाता है। उसके बाद 2837 वर्ग किलोमीटर, और ये आपको असम में आपको मिलता है। क्लियर? तो ये हम लोग जानेंगे। आगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा, जो लघु उत्तरीय से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चन मिलता है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 5 नंबर के, और ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। पहला नंबर दिया क्वेश्चन क्या कहता है कि वन एवं वन जीवों के महत्व का विस्तार वर्णन कर, विस्तार में वर्णन करना है, यानी बड़ा करके वर्णन करना है। इसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये देखेंगे कि वन एवं वन जीव हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। अमूल्य धरोहर मतलब ये कह सकते हैं कि अमूल्य मतलब जिसका मूल्य कोई लगा ही नहीं सकते, अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगाता, उसे अमूल्य या अनमोल कहेंगे। धरोहर माने ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज के दिए हुए संपत्ति को धरोहर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए खेत अगर है तो हमारे दादा परदादा से अगर आते आ रहा है, वो पापा से हमारे पास आया है, तो वो हमारा धरोहर हो गया, तो उसको हम लोग धरोहर कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज से, यानी कि जो पिछले पीढ़ी से अगर हमारे पास आते आ रहा है, तो उसी हम संपत्ति को धरोहर कहेंगे। अमूल्य मतलब जिसका हम मूल्य नहीं लगा सकते। कहता है कि वन और वन जीव हमारी जो है, ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है, और ये मानव जीवन के प्रमुख हम सफर है। मानव हम लोगों के जीवन का हम सफर है, यानी संगी साथी मित्र दोस्त इसको कह सकते हैं कि हमारा है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन ही है हमारे पृथ्वी के लिए क्या है, सुरक्षा का एक कवच है। वन एवं वनों के महत्व पर निम्नलिखित कुछ बात लिखा गया है, जे जानेंगे। जिसमें पहला नंबर आता है प्रकृति संतुलन। क्या जानेंगे? प्रकृति संतुलन, यानी कि नेचुरल संतुलन, बैलेंस अगर बात कर रहे हैं तो ये हम जानेंगे कथा का कि वन एवं वन जीव प्रकृति संतुलन कायम रखने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। वन एवं वन जीव जो है प्रकृति संतुलन कायम रखने में हमारी मदद करती है। जैसे आवास और अन्य कारकों, आवास और अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक परिस्थिति समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे मृदा अपरदन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, उसके बाद इत्यादि नाम का सामना करना पड़ा। यानी कि अगर हम लोग जंगल को काटेंगे, वन हमारे यहाँ से, और वन्य जंगली जीव जो है वो अगर खत्म होगा, उसको से कई सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और अनेक परिस्थिति समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे में मृदा अपरदन, अगर पेड़ कट जाएगा, पेड़ अगर ना रहता है तब मिट्टी का कटाव बहुत तेज होता है, और जहां पर मिट्टी का कटाव हो रहा है वहां पर पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, यहाँ तक कि रुक भी सकता है। आगे अगर जानेंगे अनावृष्टि, यानी कि फालतू का जो वृष्टि हो रहा है वो आपका नहीं होगा, अतिवृष्टि, ये सारे चीज का सामना हमको करना पड़ेगा, है ना। आगे अगर बात किया जाए तो ये देखेंगे कि आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व मतलब रुपया पैसा से क्या महत्व है। तो देखिए वन एवं वन जीव से अनेक ऐसे ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। जैसे कीमती लकड़ियां, जड़ी बूटी, हाथी के दांत, चमड़ा इत्यादि जो है ये आर्थिक महत्व में काफी महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है। आगे वैज्ञानिक उपयोगिता, यानी वैज्ञानिक के लिए क्या इसमें उपयोगी है, तब वन प्राणी पर किए गए प्रयोगों के जरिए शरीर रचना, कार्य तथा पारिस्थितिक तथ्यों का अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है। कथा कि नई औषधियों के गुण अथवा नई शल्य चिकित्सा प्रणाली का महत्ता की जांच पहले मेढक, खरगोश यहाँ पर देखिए खरगोश, बंदर, भेड़ा इत्यादि वन प्राणियों पर ही किए जाते हैं। यानी कि यह कह सकते हैं कि हम लोग किसी चीज के भी अगर जांच पड़ताल अगर करें तो वो पहले हम लोग जानवरों पे करते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि नहीं ये कैसा चीज है और क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग आदमी पे यानी खुद पे रिसर्च करते हैं। तो पहले हम लोग जानवर पे रिसर्च करके और पता करते हैं, और इससे हम लोग जो सबसे पहली बात अगर कहें तो मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ा वगैरह है, तो इन सभी वन प्राणियों पर हम लोग करते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक लगाव इसमें क्या है, पेड़ पौधों से। कथा अनादिकाल, अनादिकाल में तो आज से लाखों हजारों साल पहले की बात करें, जिस समय हम लोग आदि मानव थे, उस समय आदि मानव वाले काल को हम लोग अनादिकाल कह सकते हैं। कथा अनादिकाल से ही मनुष्य का वन्य जीवों से
संस्कृति एवं धार्मिक लगाव रहा है। आज से नहीं, आदि मानव जब हम लोग थे उसी टाइम से मनुष्यों को वन्य जीव से और संस्कृति और क्या चीज धार्मिक लगाव रहा है। कहता है कि मनुष्य पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि को पूजा करते हैं। ये हम लोग बिल्कुल जानते हैं जी कि हम लोग पीपल के पूजा करते हैं, बरगद के पूजा करते हैं, तुलसी के पूजा करते हैं, यहाँ तक है आंवला का भी पूजा कर रहे हैं। आगे कहेंगे कि हिंदू धर्म में मत्स्य, मत्स्य मतलब समझते हैं मछली, मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि को देवताओं का अवतार समझा जाता है। मत्स्य यानी कि मछलियों का, नरसिंह, हनुमान जो बंदर के एक प्रजाति होता है, इन सभी को हम लोग देवताओं का अवतार समझते हैं कि वो हमारे देवता हैं। यहाँ तक बाघ, गरुड़, चूहा, बैल इत्यादि को हम लोग दुर्गा, विष्णु, गणेश और शिव का देवताओं का वाहन समझते हैं, यानी गाड़ी समझते हैं। वाहन मतलब होता है गाड़ी, यानी उनका सवारी समझा जाता है। आगे कहें तो पौराणिक कथाएं एवं साहित्य वन जंतुओं के विवरण से भरे हुए हैं। तो इन सब के अगर धार्मिक और अधिक की बात किया जाए पौराणिक कथाओं के बारे में, तो इन सभी चीजों से ये पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है इन सब के बारे में, वन्य और वन्य जीवों के बारे में। आगे अगर बात किया जाए, देखिए 5वां नंबर में क्या कहता है कि क्रीड़ा तथा आनंद अनुभव हमारे देश में वन्य जीवों के बहुमूलता है। कहता है कि और एक क्रीड़ा तथा आनंद अनुभूति के अपार स्रोत है। भिन्न भिन्न पशुओं और पक्षियों की क्रीड़ाएं मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती है। आपको बता दें क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। क्रीड़ा का मतलब क्या होता है? खेलना। क्रीड़ा मतलब है ना, कीड़ा मकोड़ा की बात किया जा रहा है। क्रीड़ा मतलब होता है खेल कूद करना, तो खेल माने होता है क्रीड़ा। तो याद रखिएगा कि खेल कूद और आनंद का अनुभव लेने के लिए वन्य का, यानी कि देखिएगा जानवरों के या जानवर वाले जितना जंगली जीव हैं उन सभी का अगर देखें तो वो सब ऐसे ऐसे कला करते हैं कि उन सब के कला हम लोग के लिए बहुत आनंददायक और मनमोहक होते हैं। तो कहता है कि हमारे देश में वन्य जीव बहुमूलता है, उसके बाद ये कीड़ा यानी उस सबका खेल आनंद अनुभूति का अपार स्रोत है। भिन्न भिन्न पशुओं जो होते हैं, अलग अलग पशु होते हैं, जानवर होते हैं और पक्षी ऐसा ऐसा कीड़ा करते हैं जो मनमोहक दृश्य उत्पन्न करते हैं, मनमोहक मन को मोहने वाली होती है। आगे अगर हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखिए क्या कहता है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। वृक्षों के घनत्व के आधार पे वनों का क्या कीजिए? वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। सभी वर्गों का वर्णन जो है विस्तार से कीजिए। उत्तर में अगर जाने हम लोग तो ये जानेंगे कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को कितना भाग में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। दूसरा है सघन वन। तीसरा की अगर बात किया जाए तो खुले वन, झाड़ियां। और 5वां नंबर मैंग्रोव वन, जिसको हम लोग का तटीय वन के नाम से जानते हैं, तटीय वन। तो इन सबका परिभाषा के साथ साथ इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात भी बताया गया है जो हम लोग जानेंगे कि अत्यंत सघन वन है। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.66% है। आसाम और सिक्किम को छोड़ करके समूचा पूर्वोत्तर जो राज्य है इस वर्ग में आते हैं और इन क्षेत्रों में वनों का घनत्व जो है 75% से अधिक है। यानी ये आप कह सकते हैं कि वो अपने एरिया का, अपने क्षेत्रफल का 75% से अधिक एरिया में सिर्फ जंगल ही जंगल मिल जाता है। यानी कि आपको पिछले बार भी बताए थे, तो कल वाला वीडियो में अगर देखिएगा तो उसमें मिलेगा कि 70% से अधिक वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें 70% से अधिक वाले क्षेत्र में जहां वन पाए जाते हैं उसे अत्यंत सघन वन के कैटेगरी में रखा जाता है, और जो 70 से 40% के बीच के कैटेगरी में रखा जाता है उसको हम लोग सघन वन के नाम से जानते हैं। पता कि इसके अंतर्गत 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं। पूरे भारत का 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आता है जो पूरे भारत का वन का विस्तार है बाबू, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 3%। इसमें हिमालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी वाले क्षेत्र आते हैं। कहता है कि इस प्रकार के वनों का विस्तार है और यहाँ वनों का घनत्व जो है 621.99% आपको वर्ग का मिल जाएगा। यहाँ वनों का घनत्व मिलता है।
क्लियर। आगे अगर बात किया जाए तो ये हम लोग देखेंगे क्या खुले वन में, तो खुले वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस प्रकार का वन का विस्तार है। किसका? खुले वन का। कहता है कि यह कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.12% है, जो कर्नाटक तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश उड़ीसा के कुछ जिले एवं आसाम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार का वनों का विस्तार मिलता है। साथ में आसाम आदिवासी जिलों में वृक्ष का घनत्व जो है ये 23.89% वन का क्या है? घनत्व है। क्लियर। आगे की अगर बात करें तो झाड़ियां एवं अन्य वन, झाड़ी एवं अन्य वन, तो राजस्थान का मरुस्थली, राजस्थान है या गुजरात में देखिएगा मरुस्थल आपको मिल जाएगा, जैसे थार रेगिस्तान जो है राजस्थान गुजरात दोनों में आपको मिल जाता है। तो वही कहता है कि राजस्थान का मरुस्थली क्षेत्र और आर्द्र शुष्क क्षेत्र, यानी कि जो गर्म हो और ठंडा, बिल्कुल आर्द्र हो लेकिन शुष्क हो, सूखा हुआ हो, उस क्षेत्र में इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। साथ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का जो घनत्व है वो 10% से भी कम है, और 10% से कम वाले वन हुए झाड़ियां आ जाते हैं। कहता इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये आता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.66 भाग है, यानी इतना परसेंट पर अति वन पाए जाते हैं। जो कोई कौन है? झाड़ियां है केवल। क्या है? झाड़ी है 8.66%, और खुले वन आपको मिलेगा 7.12%। अगर बात किया जाए हम लोग अत्यंत सघन वन की तो वो 1.6% के आसपास में आता है, और अगर इसका बात किया जाए हम लोग सघन वन के तो वो भी 3% आपको आता है, पूरा का पूरा 3%, ज्यादा नहीं आता है। वो भी कितना परसेंट आता है? मात्र 3% आते हैं कि 3%। तो इन सबको अगर मिला करके अगर देख लिया जाए तो 20.55% हमारा पूरे इंडिया में मिलता है। क्या मिलता है? पूरे इंडिया में कितना? 20.55% पूरे इंडिया में क्या चीज है? वन का विस्तार है, इतना परसेंट। चलिए एक और बचा हुआ है तटीय वन, जिसको मैंग्रोव वन के नाम से आते हैं। कहता विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैंग्रोव वन का मात्र 5% है। कितना है? 5%। पूरे भारत का 5% में आता है, जिसमें से कितना? 4,500 वर्ग किलोमीटर आता है, और ये जो है क्षेत्र ही भारत में है जो वन का है। कहता जो समुद्री तटीय राज्यों में फैले हैं, समुद्री तटीय राज्य, समुद्र के बगल वाले जो राज्य है उन सभी में फैला हुआ, जिसमें आधा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, और इसके बाद गुजरात के अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं, और कुल मिलाकर के 12 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन आपको मिल जाते हैं। यानी कि यह समझिए कि समुद्र के किनारे वाले जितने हमारे भारत के एरिया बचता है वो सारे के सारे आपको मिल जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी जिसको जो बोलते हैं, केरल, दमन द्वीप शामिल आपको मिल जाते हैं। तो सारे भारत के 12 राज्य है ये, और केंद्र शासित प्रदेश सारे के सारे मिलते हैं, जिसमें मैंग्रोव वन यानी कि तटीय वन आपको पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे कि जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। तो हम लोग जानेंगे कि जैव विविधता से तात्पर्य यह है कि विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है, और यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न रूपों की ओर इंगित करता है। इंगित करना मतलब होता है संकेत करना, दिखाना। कहता कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर इसको जाने तो पृथ्वी पर जीवों के करीब 1 करोड़ प्रजाति पाई जाती है। याद रखिए, अगर मोटा अनुमान अगर लिया जाए तो हमारे पूरे धरती पर 1 करोड़ के आसपास में प्रजाति पाई जाती है, जीवों की केवल 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है पूरे धरती पर। तो ये हम जानेंगे, साथ में ये जानेंगे कि ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। यानी धरा मतलब होता है पृथ्वी, धरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो ये हमारी पृथ्वी पर अमूल्य मतलब जिसका मूल्य कभी नहीं लगाया जा सकता, वो अमूल्य धरोहर है, यानी कि संपत्ति है। कहता है कि वन जीव सदियों से हमारे संस्कृति एवं आर्थिक क्षेत्र में क्या कर रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहते रहे हैं। कहता है कि इनसे हमें भोजन मिलता है, वस्त्र के लिए रेशे मिलते हैं, खाले मिलते हैं, आवास भी मिलता है, और सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती है। कहता
परिस्थितिकी के लिए ये श्रृंगार का समान है। कहता है कि भारत में इन्हें सदैव आदर भाव एवं पूज्य समझा गया है। कहता है कि मनुष्यों के लिए मनुष्य यहाँ पर होगा, मनुष्यों के लिए अगर बात किया जाए तो मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो सैलानियों के लिए आकर्षक का विषय है। याद रखिए, मनुष्यों के लिए ये क्या है, ये मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, यानी मोटिवेशन आपको देता है, लेकिन सैलानियों के लिए आकर्षक का स्रोत है, यानी आकर्षक करता है। साथ में ये जानेंगे कि ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है। पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है, तथा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी ये अत्यंत का है, महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ी मतलब आगे आने वाले जो पीढ़ी होते हैं उनको कहते हैं भावी पीढ़ी, तो भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण मिलता है। क्लियर? चलिए अगला नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय का चौथा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्रकृति वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं। मानव जो है, हम लोग ही प्रकृति वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के लिए ज्यादा जिम्मेवार है बाबू। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे क्यों है, किस कारण से, बताइए। कहता है कि मानव जीव मंडल को सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। मानव है जो जीव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, जो ना सिर्फ अन्य जैविक सदस्यों को प्रभावित करता है, बल्कि पर्यावरण के अजैविक घटन को भी अत्यधिक परिवर्तन लाता है। कहता है मानव अपनी बुद्धि और विवेक के कारण, मानव है जो अपनी बुद्धि और विवेक के कारण प्रकृति के दूसरे जीवों और अजैविक घटकों का प्रयोग कर अपने जीवन को क्या किया है, सुखमय और आरामदायक बनाता है। किंतु जब मानव के क्रियाकलाप अनियंत्रित हो जाता है, मानव के क्रियाकलाप क्या हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाता है, तो पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल, मृदा दूसरे जीवों के क्या होते हैं, अनावश्यक परिवर्तन ला जाता है, यानी कि आ जाता है, जो वनस्पतियों एवं प्राणियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उनके अनुकूल के लिए नहीं होता है, उससे अलग अति के लिए होता है, ठीक ना, सिचुएशन कर देता है। तो ये होता है। आगे जाने हम लोग, तो मानव जो है वो खेती के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को क्या करता है, काट रहा है, और अभी भी काट रहा था भी, और अभी भी काट ही रहा है। शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवरों को अंधाधुंध शिकार कर जीवों का क्या करते हैं, असंतुलन पैदा कर दिया है, और बहुत से जंतु लुप्त होने के कगार पर हैं, जैसे सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, बरहसिंगा, कस्तूरी मृग, ये सारे के सारे लुप्त होने के कगार पे हैं, यानी समझिए कि अब लुप्त होने वाले हैं। मानव ने निम्नलिखित क्रियाकलाप वनस्पतियों के और प्राणी जगत के ह्रास के मेन कारण है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौन कौन है? औद्योगिकरण में अनियोजित वृद्धि, यानी उद्योग मतलब कंपनी कारखाने खोलने में अनलिमिट कर रहे हुए, एक दो नहीं बहुत सारे खोल रहे हैं, जिसके वजह से भी अति जीव है वो खत्म हो रहा है। साथ में जंगली जंतुओं का शिकार, जंगली जानवरों का शिकार कर रहे मानव इतना कर रहा है अंधाधुंध कि उनका जो संख्या है वो वैसे ही खत्म हो रहा था, और वैसे भी शिकार हो रहा है, तो अभी खत्म हो रहा है। साथ में अगली अगर बात करें तो आवासीय एवं कृषि एवं भूमि का विस्तार। आवासीय मतलब घर बनाने के लिए पेड़ पौधे को काटना, साथ में खेती करने के लिए पेड़ पौधे को काटना भी मेन आपका महत्वपूर्ण होता है इसमें ह्रास होने का, है ना। आगे की बात करें तो हानिकारक रसायनों का अनियोजित प्रयोग। हानिकारक रसायन मतलब समझ सकते हैं कि जो खराब वाला केमिकल है उसका यूज करने से भी एक क्या हो रहा है, पेड़ पौधा खत्म हो रहा है, यहाँ तक के जानवर जो है वो खत्म हो रहे हैं। अगला अगर बात करें तो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, आर्थिक मतलब रुपया पैसा प्राप्त करने के लिए जैव विविधताओं का अति दोहन हो रहा है। तो जब यानी कि जीवों का बहुत ज्यादा दोहन किया जा रहा है, साथ में जनसंख्या में वृद्धि है जो ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो जनसंख्या में वृद्धि होगा जिसकी वजह से पेड़ जमीन सीमित है, और घर बनाने की संख्या बढ़ेगा, खेती करने की संख्या बढ़ेगा, तो पेड़ पौधा को काट करके जंगल को खत्म करेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण काम आ जाता है।
क्लियर। चलिए ये आपका लास्ट नंबर है और इसके बाद आपका नहीं है, तो ये हम 5वां नंबर देख लेंगे कि भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से कीजिए। तो हमारा देश जो है वो जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधताओं वाले देश में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव और उपजातियां की 8% संख्या है, जो लगभग 16 लाख पाई जाती है। पूरे दुनिया का 8% भाग जो है, 8% जो भाग है वो हमारे केवल भारत में जाति पाई जाती है, कहता है जो 16 लाख है। और आपको बता दें कि हमारी पूरे धरती पर, पूरे पृथ्वी पर 1 करोड़ से क्या आसपास में क्या है, ये जीव पाए जाते हैं। कितना करोड़ पाए जाते हैं? 1 करोड़, जिसमें से 8 लाख हमारे सिर्फ भारत में पाई जाती है। और इन्हीं की अगर बात किया जाए तो देखिए, इन्हीं जैव विविधताओं के संरक्षण हेतु कहता है यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापना की गई है, जिनका विवरण निम्न है। इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है कि नीलगिरी जो जैव मंडल का है, जो जैव मंडल निरीक्षण आप ये कह सकते हैं कि जीवों को बचाने के लिए एक मंडल बनाया जाता है, जंगल बनाया जाता है, उसमें कोई किसी को अनावश्यक उसमें प्रवेश करना वर्जित होता है, वो सिर्फ जीव जंतु के लिए यानी कि जंगली जानवरों के लिए केवल होता है। तो नीलगिरी हो गया, साथ में अगर बात किया जाए तो नंदा देवी हो गया, उसके बाद नोकरेक हो गया, मामस हो गया। आगे अगर बात किया तो ये सब कुछ अच्छी जगह के भी नाम है, तो ये प्रांत यानी कि राज्य के भी नाम जानेंगे। साथ में अगर बात किया जाए तो देखिए सुंदरबन हो गया, मनार की खाड़ी हो गया, उसके बाद ग्रेट निकोबार हो गया, उसके बाद सिमिलोपाल, उसके बाद डिबू साइकोवा, दिहांग बेंगांग, कंचनजंगा हो गया, पंचमटी हो गया। तो इस तरह से आपको देखिएगा तो लगभग में 14 को आसपास आ जाता है। तो ये सारे के सारे आप लोग देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, अपलोड कर देंगे, वो देख लीजिएगा। क्लियर। चलिए यहाँ तक आपका लास्ट है, इसके बाद आपका खत्म हो जाता है। और अगले वीडियो के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलते रहेगा। ये एग्जाम तक आपका जारी रहेगा, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ टोटल। तो एक भी वीडियो नहीं छोड़िएगा। साथ में आपको जो मेन पॉइंट आपका एग्जाम के लिए जो रहेगा, वो छोटा छोटा वीडियो करके, और मेन पॉइंट जो VVI जो मोस्ट VVI होता है, वो सारा क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। इसके लिए भी आप लोग कुछ वेट कीजिए, देर से मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे से दोस्त मिलेंगे और बढ़िया बढ़िया चीज लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।